आज की क्लास में चर्चा करने वाला हूं इतिहास को लेकर। जो भी बच्चे बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं, नए स्तर से अपनी यूपीएससी की तैयारी पे लगे हुए हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफकेट को पढ़ रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा यूपीएससी को, ठीक है। तो यूपीएससी के बारे में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स को मैं क्रम बाई क्रम पढ़ाते चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, इतिहास के बाद मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इसी क्रम में मैं जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं सारे सब्जेक्ट्स की जो जानकारी है जो आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास में मैं आपको ये बता दूं पहले कि मैं किस क्रम में आपसे चर्चा को करने वाला हूं, किस क्रम में मैं आपको लेकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास को हम 3 से 4 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो सेक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का। किसका पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का। और प्राचीन इतिहास जिसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन जब हमारा प्राचीन इतिहास का कंप्लीट हो जाएगा तब सेकंड सेक्शन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अपना कौन सा वाला? प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में जिसको हम लोग मिडिएवल ठीक है हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और फिर हम लोग तीसरा सेक्शन कवर करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है। आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। किसके नाम से? मॉडर्न हिस्ट्री। ये जब प्रीलिम्स की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो वहां पर हिस्ट्री के ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। लेकिन वहीं आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर एक सेक्शन जो है वो आपका विश्व का इतिहास भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आप इतिहास में एक सेक्शन और कवर करते चलिए, जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको हेल्प करेगा आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का मतलब है जो संस्कृति और विरासत का जो टॉपिक है, संस्कृति एवं विरासत, जो हमारे भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में बात करता है, उसके बारे में कुल मिलाकर हिस्ट्री को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे कि प्रीलिम्स में भी मदद करे और साथ साथ मेंस के लिए भी एक्स्ट्रा अलग से ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर जब हिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे तो मैं आपको बता दूं प्राचीन इतिहास में हम सभी ये जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इतिहास का मतलब अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये टूटेगा इति प्लस हास में। इतिहास का मतलब है इति माने ऐसा ही, हास माने हुआ। जो कुछ भी हमारे पास्ट में घटनाएं घटी हैं वो सभी हमारा इतिहास है। जो भी कुछ पास्ट में इंसिडेंट घटे वो सब हमारा क्या है? वो सब हमारा इतिहास है, ठीक है। वो सब हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और इतिहास में ही पढ़कर हमारे पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या हमसे पहले भी कोई दुनिया थी, क्या वो लोग भी कैसे वेशभूषा में रहते थे, कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे, देखने में कैसे थे, लिपि का ज्ञान था कि नहीं था, घर मकान बनाकर रहते थे या झोपड़पट्टी जंगलों में घूमते रहते थे। मतलब ये सारी जो भी हमसे प्राचीन सभ्यताएं घट गई हैं वो क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे राजपाट हुआ करते थे, कैसे वहां पर वैदिक सभ्यता हुआ करती थी, बौद्ध सभ्यता हुआ करती थी, ये सभी चीजों की जानकारी जो है वो जब हम इतिहास अर्थात पास्ट में हुए घटनाओं के बारे में उनके विवरण को पढ़ते हैं, उनके साक्ष्यों को जब देखते हैं, पुरातात्विक चीजों को जब उनका अन्वेषण करते हैं तब हमें जानकारी मिलती है। तो इनको इतिहास को उन्होंने क्या करा है? इतिहास को मोटा मोटा करके 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा दिया है। जब आप मेंस पढ़ने जाते हो तो मेंस में विश्व का इतिहास भी आपसे और संस्कृति एवं विरासत का पार्ट भी आपसे पूछा जाता है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या कवर करेंगे? प्राचीन इतिहास में ये कवर करेंगे कि कैसे करके वहां पर जो आदि मानव
जो हमारा पूर्वज है वो किस प्रकार से अपने जंगल वंगल में रहा करता होगा, कैसे पत्थरों के हथियार बनाकर, कैसे जंगलों में यहाँ वहाँ भटककर अपना भोजन के यापन के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार से चलता होगा, किस प्रकार से उसने पहिए की खोज की होगी, आग के बारे में जानकारी हुई होगी, कृषि वगैरह कैसे उसे प्राप्त हुई होगी। उसके साथ वो जब थोड़ा सा आधुनिकता में बढ़ता गया तो कैसे करके वो आगे की ओर बढ़ता गया और सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। पाषाण काल की घटनाएं हैं उसके आगे की बात करें तो हड़प्पा काल, सिंधु घाटी, मौर्य काल में क्या हुआ, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, इन सभी की जानकारी जो है वो आपको प्राचीन इतिहास जो पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद जब हमारे अरबों ने आक्रमण किया, जो भी तुर्क आए, जो भी मुगल आए, मुगलों ने अपना साम्राज्य बनाया, सल्तनत बनाई और कैसे करके यहाँ पर राजपाट व्यवस्था अपनी कायम की और मुगल राज यहां पर चलाया, वो सारी घटनाएं आपको मध्यकालीन में देखने को मिलेंगी। और मध्यकालीन से जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो मध्यकालीन में ही जो भी आपने देखा होगा किस प्रकार से फ्रांसीसी आए, किस प्रकार से ब्रिटिश के जो लोग आए व्यापार करने के माध्यम से और यहां पर सत्ता को धारण कर लिया और वहां से कैसे कानून नियम बनाए, हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा। तो ये सारी चीजें हमें आधुनिक इतिहास में देखने को मिलेंगी। और आधुनिक इतिहास में दो प्रकार का, एक 1947 से पहले जब देश आजाद हुआ था उससे पहले और उसके बाद का पूछा जाता है। तो जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो विश्व के इतिहास में ये जानेंगे कि हमारे इंडिया के अलावा और जो कंट्री हैं और जो वर्ल्ड है उनकी हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे कि वहां पर कैसा क्या रहा होगा, सारी जानकारी लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर की जब बात करें, संस्कृति एवं विरासत की, तो इसमें हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारे भारत की जो भी विरासती क्या है, हेरिटेज क्या क्या है, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आचार विचार, यहाँ के जो भी हाव भाव, जो भी हमारा चरित्र है, करेक्टर है, जो भी हमारे भारत की वेशभूषा है, भारत की भाषा है, भारत की कौशलता है, कुशलता है, जो भी भारत के आसपास के लोग प्रेम से मिलकर आपस में एक प्रकार से रहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो सारी हम आर्ट और कल्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मेरा जो सेक्शन रहेगा मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको प्राचीन इतिहास। सबसे पहले मैं आपको क्या कवर कराने वाला हूं, प्राचीन इतिहास कवर कराने वाला हूं। और प्राचीन इतिहास को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो क्रम से, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसी क्रम से हम इतिहास को कवर करने वाले हैं। और बहुत ही कम समय में पूरे इतिहास को हम कवर करने के बाद जो दूसरा सेक्शन रहेगा, पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी रहेगा, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग केवल इतिहास में बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे पहले प्राचीन इतिहास की। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को मतलब हम लोग ओल्ड हिस्ट्री अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। तो जो इतिहास है, हमारे जो भी पुरातत्वविद है, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है, विद्वान रहे हैं, उनने प्राचीन इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में तोड़कर पढ़ा है। 3 भाग कौन कौन से आप देखेंगे तो पहला जो भाग है उस भाग को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा इतिहास को दूसरे भाग में जो भी हमारे घटनाएं घटी हैं उनको उन्होंने बांट दिया है आदि ऐतिहासिक काल में। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका हो जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हमारा जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं 3 भागों में तोड़कर हमें पढ़ाया जाता है या हमारे बुक्स में छपा हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल तो उसका क्या मतलब है प्रागैतिहासिक काल का? तो प्रागैतिहासिक काल का सिंपल सा ये मतलब है कि भाई मतलब ऐसा कालखंड इतिहास का जिससे हमें कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ना, कोई भी साहित्यिक या कोई भी ऐसी जानकारी जो पुस्तकों के रूप में, साहित्यों के रूप में, अभिलेखों के रूप में हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो भी लोग रहे होंगे ना तो उन्हें लिपि का ज्ञान था ना भाषा का ज्ञान था। मतलब हम कह सकते हैं, है ना, प्रागैतिहासिक काल किसे कह सकते हैं, जिन्हें लिखित भाषा का ज्ञान नहीं था, है ना, मतलब कह सकते हो यहां पर लिखित भाषा का ज्ञान नहीं था। तो जिन्हें लिखित भाषा का ज्ञान नहीं था वो प्रागैतिहासिक काल, या जिससे लिखित साक्ष्य नहीं मिले। क्या नहीं मिले तुम्हें? जहां से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए वो आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा कालखंड जहां से हमें क्या मिला है, लिखित साक्ष्य तो मिले
लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य हैं उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रकारी के रूप में, और सबसे ज्यादा चित्र में यू आकार और वहां पर मछली की आकृतियां के रूप में उन्होंने वहां पर जो भी चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया है, जिस लिपि को पढ़ने में आज तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, और अगर कामयाब हुए तो हम उस कालखंड से जुड़े बहुत सारे रहस्यों को जान पाएंगे, है ना। तो जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन समस्या क्या है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे कालखंड को हमने बांट दिया है आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल मतलब लिखित साक्ष्य है भी, लिखित साक्ष्य है भी, और उसको पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसे जो भी पार्ट है हमारे इतिहास का, उसे हम ऐतिहासिक काल में रख के पढ़ेंगे। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जैसे पाषाण काल की बात करूं। पाषाण काल मतलब जहां पर मानव का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घुमा करता था, पत्थरों की गुफाओं में पत्थरों के घर बनाकर पत्थरों के औजारों से अपनी रक्षा करना, अपने भोजन को मतलब शिकार करके पत्थरों के औजारों से प्राप्त करना, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द जो जिंदगी है वो मानव जीवन की पत्थरों में ही गुजरती दिखाई दी है। इसीलिए इस कालखंड को पाषाण काल कहते हैं, और इस कालखंड में किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जिसमें यू आकार की सबसे ज्यादा चित्र का यू आकार की लिपि का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर मछली का चित्र ज्यादा बना हुआ है। इस प्रकार से मतलब लिपि तो है, भाषा तो है, उन्होंने लिखा भी है, लेकिन लिखित सोर्स में मिले हैं, लेकिन सोर्स में लिखा क्या है इस चीज को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ऐतिहासिक काल की बात करें हम, लिखित साक्ष्य है भी, पढ़ा भी जा सका है। जैसे आपने बात करी बौद्ध काल, बौद्ध काल के बारे में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बौद्ध से संबंधित ग्रंथ, बौद्ध से संबंधित साहित्य और अभिलेख लिखे हुए हैं। ऐसे ही जैन हो गया, ऐसे ही आपका जो भी वेद पुराण महाभारत, ये सब क्या है, ये सब अपने कालखंड, उस कालखंड में क्या क्या हुआ, इन सभी चीजों का लिखित विवरण दिखाई देता है। ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा था कि भाई आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आप बोलेंगे इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो प्रागैतिहासिक काल। ऐसा इतिहास का कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है, ठीक है, तो वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाएगा। अब सवाल ये आया कि जब यहाँ पर इसको लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, लिखित साक्ष्य कोई मिला ही नहीं, तो हमने कैसे जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो भाई ये जो चीजें हैं किसी इतिहास को जानने के लिए, तो वहां पर या तो हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है अभिलेखों के रूप में, है ना, या फिर साहित्य के रूप में, या फिर हमें कुछ पुरातत्व मतलब जो चीजें वो इस्तेमाल किया करते थे, जैसे पत्थरों के हथियार बनाते थे, पत्थर के हथियारों के रूप में। अब घर मकान में जैसे ईंटें वगैरह लगाते थे, चूड़ियां पहनते थे कि नहीं पहनते थे, वहां पर मनके का कारखाना था कि नहीं था, प्रसाधन सामग्री इस्तेमाल किया करते थे कि नहीं किया करते थे। ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें, मानव की खोपड़ी है, कब्रिस्तान में वहां पर कंकाल का मिलना है, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें हमें किसी न किसी सभ्यता के होने के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो पुरातत्व हैं, पुरातात्विक जो भी चीजें हैं, उन चीजों की जानकारी हम जुटाते हैं, उनका सर्वेक्षण करते हैं, उसके अनुमान लगाते हैं कि यहाँ ऐसा कालखंड में ऐसी ऐसी चीजें रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में या फिर आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक जो चीजें हैं वो बहुत मात्रा में मिली हैं, तो उनका अध्ययन किया, उनका रिसर्च किया, उसके आधार पर तय किया गया है कि कैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या पूरी संस्कृति सभ्यता रही होगी, आदि ऐतिहासिक काल का क्या सीन रहा होगा और ऐतिहासिक काल का क्या रहा होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आपसे आज स्पेशली बात करूंगा पहले प्रागैतिहासिक काल की, पहले मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद आदि ऐतिहासिक और उसके बाद ऐतिहासिक। इस तरह से हम पूरे इतिहास को समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इतिहास में सबसे पहले डालेंगे प्रागैतिहासिक काल। आप सभी लोग अपने नोटबुक में हेडिंग लगा दीजिए, क्या हेडिंग लगाएंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो है, मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा इतिहास का कालखंड जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता।
और प्रागैतिहासिक काल जो है, इस प्रागैतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो सबसे पहले अध्ययन है, आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन किसने करा, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। किसने करा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। प्रागैतिहासिक काल जो है हमारे इतिहास का, इसका अध्ययन करने का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हम लोगों की आधुनिक सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता रही होगी, इसके बारे में हम तिनक भी नहीं जानते थे, है ना। फिर जब अंग्रेज वगैरह आए हिंदुस्तान में, उन्होंने कब्जा जमाया, जगह जगह उन्होंने क्या करा, रेल की पटरियां निकालना चाहे, जगह जगह भवन बनाए, स्कूल्स बनाए। तो वहां पर जब जमीन की खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो जगह जगह से कहीं पर उन्हें ईंटों के रूप में सबूत प्राप्त हो रहे थे, कहीं टीले मिल रहे थे, कहीं मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे थे। मतलब ऐसे करके भाई आप देखेंगे तो नर्मदा घाटी से एक मानव की खोपड़ी का मिल जाना, मतलब ये सारी चीजें जब उन्हें प्राप्त होने लगी तो उनके दिमाग में एक बात आई और सभी पूरी दुनिया ही सोचने लगी कि इसका मतलब है कोई तो रहस्य है, कोई तो जानकारी है जो हमारे इतिहास की छिपी हुई है। और उसकी फिर खोजबीन शुरू हुई और जब पुरातात्विक चीजें मिली, जो भी पुराने इतिहास में जो चीज इस्तेमाल करते थे वो पुरातात्विक चीजों को जब मिली तो उसके लिए एक क्या किया गया, पुरातत्व विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया, पुरातत्व विभाग बनाया गया। उस पुरातत्व विभाग का हेड किसे बनाया गया, आप याद रखेंगे, हेड बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपसे बोला जाए पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे भाई, तो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने करा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। ठीक है, ये बात आप याद रखना चाहेंगे तो आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो यहां पर इसी चर्चा को जब हम आगे बढ़ाएं प्रागैतिहासिक काल को, तो उसका अध्ययन हमने बताया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और आपसे बोला जाए फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है भाई, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, आप जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के पितामह कौन है, हेरोडोटस। और प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने करा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। और जो भी हमारा पुरातत्व विभाग है, डिपार्टमेंट बना था, उसके हेड कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भी प्रागैतिहासिक काल से चीजें उपलब्ध हुई, जो भी साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों को उन्होंने 3 हिस्से में बांटकर पढ़ा। 3 हिस्से कौन कौन से हैं भाई, 3 हिस्से। पहला जो हिस्सा है वो है आपका पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। और जो दूसरा हिस्सा है वो आपका है कौन सा, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और जो तीसरा हिस्सा इसको डिवाइड किया तो इसका नाम रखा था उन्होंने नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। चलिए अब नोट्स बनाते चलिए आप लोग। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के बारे में काफी जानकारी देखने को यह प्राप्त हुई कि अब सवाल ये आया कि ये कितना पुराना हो सकता है। हमारे इतिहास में जो साक्ष्य मिले उनके आधार पर तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ की तो जानकारी ये है कि भाई बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुई, जो और भी पुरानी हो सकती हैं, है ना। तो स्टार्टिंग कितनी पुरानी सभ्यता थी इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिलती, हम बता पाएंगे, इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई प्रारंभ से, इस कालखंड में प्रारंभ से, जब से मतलब लोग रहे होंगे तब से, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व तक की, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की जितने भी घटनाएं, जितने भी सोर्स, जितने भी स्रोत, जितने भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, उन सभी को हम पुरापाषाण काल के अंतर्गत उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है, भाई ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ होगा उससे पहले की जो भी घटनाएं घटी वो सब ईसा पूर्व के नाम से जानती हैं। और जब वहां पर ईसा मसीह से, जब आप ईसा मसीह के जन्म से पूर्व मतलब बैक डेट में जाएंगे तो ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम जितने भी डेट काउंट करेंगे, ऊपर जितने भी डेट काउंट करेंगे, आगे जितनी भी डेट काउंट करेंगे वो ईसवी काउंट
काउंट होगा, क्या होगा, ईसवी। इसलिए ईसा पूर्व और ईसवी में कंफ्यूज ना होइए। ईसा पूर्व का मतलब है जब हम जो भी हमारा ईसा मसीह जी है उनके जन्म से पहले की बैक डेट में चले जाइए तो ईसा पूर्व में आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो काल की बात करें तो भाई इसका पुरापाषाण काल को हम कह सकते हैं कि जब भी प्रारंभ हुई हो ये मानव सभ्यता, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख साल पहले जो भी रही हो, और 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है वो आपका पुरापाषाण काल कहलाता है। यही बात करें हम 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये जो कालखंड है इसमें जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग। और जो भी 5500 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक की बात करेंगे हम, तो ये चीज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के अंतर्गत। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो कालखंड है अलग अलग, आप मार्केट की 100 किताब उठाइए, 100 किताबों में अलग अलग विवरण दिया है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। मैं आपको एनसीईआरटी सोर्स के आधार पर पढ़ा रहा हूं, तो फिर ये आपका बिल्कुल ठीक है और आप यही मानिए। ठीक है, तो काल के बाद हम लोग बात करें इसकी सेकंड लक्षण की। लक्षण का मतलब है इस कालखंड के जो लोग हैं वो किस तरह के हुआ करते होंगे और कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो पुरापाषाण काल है, इससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला जो कालखंड है काफी बड़ा हो गया। कुछ इतिहासकारों ने क्या करा, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 भाग कौन कौन से, उन्होंने एक भाग बांट दिया कि निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, और एक बांट दिया इसको मध्य पुरापाषाण काल, एक बांट दिया उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल को भी चूंकि काफी लंबा टाइम पीरियड हो गया, इसलिए इसको और ज्यादा सटीक इसकी स्टडी करने के लिए इसके 3 पार्ट्स और बना दिए थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। इसमें क्या बोला गया कि जब भी मानव सभ्यता प्रारंभ हुई होगी, उस प्रारंभ होने से 1 लाख, कितना, 1 लाख ईसा पूर्व तक जो भी घटनाएं हैं वो सब निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत हुई होंगी। और 1 लाख ईसा पूर्व से मैं बात कर लूं 40,000 ईसा पूर्व के बीच की जो भी घटनाएं हैं वो सब मध्य पुरापाषाण काल में रही होंगी। और ऐसे ही मैं बात करूं 40,000 ईसा पूर्व से लेकर जो भी 10,000 ईसा पूर्व के बीच की घटनाएं रही होंगी वो सब आपके उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत रही होंगी। लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको ना याद रखना भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी है वो बहुत प्रामाणिक नहीं है। बहुत प्रामाणिक ना होने के कारण हमारे जो भी आयोग है वो आयोग यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछता है। बस मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास का प्रथम चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल शुरू से जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये सब बातें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कालखंड की बात की हमने। काल के बाद हम बात करें लक्षण की। तो लक्षण की बात करें तो लक्षण में मैं आपको बता दूं, इस कालखंड के जो भी व्यक्ति थे वो आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी, मतलब अपना जीवन शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। मतलब जो भी जंगली जानवर हैं उनको मार दिया और ऐसे कच्चा खा जाया करते थे, क्योंकि आग वाग के बारे में समझ इनको बहुत बाद में हुई है ना, या फिर ये जंगल में भटक रहे हैं, या तो शिकार, मतलब जो भी जानवर है इनको शिकार कर लिया करते थे, या ये उनको जो भी जानवर है ये उनका शिकार कर लेते थे। मतलब जो जिस पर हावी हो जाए, है ना, इस तरह से अपना कहीं ना कहीं अपना भोजन का प्रबंध करते घूम रहे थे ये। तो जो आखेटक के रूप में, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि किसी प्रकार का कोई भी कृषि का साक्ष्य नहीं मिला है। इससे यह पता चलता है कि इन्हें कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, और इस कालखंड के लोग के बारे में ना तो अभी तक कोई पशुपालन, कोई भी जानवर के बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हुए। इससे यह पता चलता है कि इस कालखंड में जो भी लोग थे ना तो पशुपालन से परिचित थे, ना उन्हें कृषि की जानकारी थी। केवल और केवल देखा जाए तो ये आखेटक अर्थात शिकारी थे। शिकारी होने के साथ साथ ये अपने, हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ सकते हैं, ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब है भोजन के तलाश में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। मतलब मान लीजिए इस जंगल में, कोई एक जंगल है, उस जंगल में ये रह रहे हैं और वहां पर 2, 5, 7 महीने में सारे जानवर को मारकर खा गए। अब इन्हें नया भोजन चाहिए, तो नए भोजन के लिए अब ये दूसरे जंगल की ओर क्या करेंगे, रवाना हो जाएंगे और वहां के जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी भोजन की उपलब्धता को बनाए रखेंगे। तो ये तो लक्षण हो गए। मध्यपाषाण काल में क्या था कि भाई व्यक्ति आखेटक तो बना रहा, आखेटक का मतलब है शिकार तो कर करके अपना मतलब पेट पालता रहा, शिकारी तो बना रहा। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देखेंगे इस कालखंड में भी हम अगर कृषि की बात करें तो कृषि की जानकारी यहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब इस कालखंड के 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व की बीच की बात करें तो इस कालखंड के लोग भी माना जाता है कि कृषि के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर पशुपालन की तो हम कह सकते हैं हाँ, इस कालखंड में आते आते इंसान को यह समझ आ गया था कि पशुओं को भी पालतू बनाया जा सकता है और उन्होंने सबसे पहला पालतू पशु किसे बनाया, कुत्ते को। कुत्ता क्या करता था, इनकी सुरक्षा भी करता था, शिकार करने में इनकी मदद भी किया करता था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि आखेटक तो था ही, कृषि की जानकारी थी नहीं। भाई पशुपालन मतलब कुत्ता को इन्होंने क्या करा, पालतू बना लिया था। और खाद्य संग्राहक तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बने रहे होंगे क्योंकि अभी भी व्यवस्था उनकी हाथ से निकली नहीं है, मतलब समस्या वहीं की वहीं है। तो खाद्य के भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अभी भी भटकते रहे होंगे। वहीं बात करें हम नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में भाई व्यक्ति आखेटक तो बना रहा, आखेटक तो आज भी है, आज भी हम लोग मुर्गी वगैरह बकरा वगैरह मार के खाते हैं, उनका शिकार करके खाते हैं, या आज भी जंगल में लोग शिकारी के रूप में शिकार करके खाते हैं। हालांकि इस चीज के बारे में हमारे वो संविधान ने काफी कानून बना दिए कि जानवर को मारना एक कानूनी अपराध है ना। लेकिन आप देखेंगे तो राजा महाराजा आज तक भी जगह जगह जानवरों को मारकर शिकार करके उन्हें पकाकर खाते रहे, है ना। तो शिकारी तो ये आज भी इंसान की प्रवृत्ति है, ठीक है, शिकार करके खाना, ठीक है। लोग हैं जगह जगह सूअर को मार के खाते हैं, तो ये सब शिकारी भाई आखेटक आज भी है व्यक्ति बना हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई नवपाषाण काल में देखेंगे तो आखेटक तो बने रहे, शिकारी तो बने रहे, साथ साथ इन लोगों को कृषि की समझ आ चुकी थी और ये खेती वेती करना सीख चुके थे। और सबसे पहली फसल के बारे में बात की जाए तो जौ को बनाया। किसको? जौ को। पूछा जाता है कि मानव सभ्यता है सबसे पहली फसल कौन सी उगाई होगी उन्होंने, तो आप याद रखेंगे जौ की फसल। किसकी? जौ की फसल। और साथ ही साथ इस काल के आते आते यहाँ पर ये अब जब कृषि की है तो कृषि करने में अब संसाधनों की आवश्यकता होती है, सामान ले जाना, लाना, ढोना। तो यहाँ पर इनके दिमाग में एक बात आई कि हम कुत्ते के अलावा और भी पशुओं को क्या बना सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कृषि के कार्य में सहायक हो, इसीलिए यहाँ पर जो पशुपालन है, पशुपालन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब जब कृषि बनाई है तो कृषि बनाने के लिए अब कृषि तो भाई कुछ समय के बाद ही फसल बनकर तैयार होती है, तो इंसान को एक जगह रुकना पड़ा मतलब वहां पर बस्तियां बनना शुरू हो गई और बस्ती से क्या बनना शुरू हो गया, समाज। और इस प्रकार से समाज का निर्माण होना शुरू हो गया होगा। मतलब बस्तियां बनी, बस्तियों में लोग रहने लगे, तो वहां पर एक समाज डेवलप होने लगा, मतलब समाज एक प्रकार से बनने लगा। हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से स्थायी निवास की परंपरा जारी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नवपाषाण काल को। ऐसे ही हम लोग जब आगे की ओर चर्चा बढ़ाएं, मैं इतना मिटा दे रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ा दिया भाई, लक्षण भी बता दिए, लक्षण के साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो कालखंड है वो कितने से कितने साल पुराना है ना। अब हम लोग इसकी नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नई प्रॉपर्टी का मतलब है कि किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे शिकार या अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम बात करें औजारों को लेकर, तो इस कालखंड में देखने को यह मिलता है कि स्टार्टिंग में जो औजार हैं वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के, बहुत ज्यादा विशिष्ट क्वालिटी के नहीं थे, है ना। बड़े बड़े पत्थरों के, पाषाणों के, उन्होंने पत्थरों को तोड़कर उनसे हथियार बना लिए थे। तो जो औजार की बात करें तो इस कालखंड में सामान्यतः जो लोग हैं वो क्वार्टजाइट या सल्क
क्वार्टजाइट या सल्क ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्वार्टजाइट या सल्क ब्लेड का इस्तेमाल किया करते थे। वहीं पर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये काल आते आते इंसान अब माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर जैसे छेनी है, ठीक है, छोटी हथौड़ी है, या कोई छोटा सा पत्थर को घिस के नुकीला बना लिया उसको, तो माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर या सूक्ष्म हथियारों के बने हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को करने लगा। वहीं नवपाषाण काल आते आते इंसान समझदार हो गया और स्लेट का इस्तेमाल करने लगा हथियारों के रूप में। ठीक है, तो जो स्लेट होती है, स्लेट के पत्थरों का इस्तेमाल ये करने लगा। वहीं हम बात करें औजार के अलावा तो यहां पर बात करें खोज, तो खोज के बारे में बात करें तो पुरापाषाण काल के जो लोग हैं इन्हें इस कालखंड में ये आग की खोज हो चुकी थी। मतलब चाइना की, आप चीन में जाएं तो चाइना में एक जगह है, गुफा है काओजू कोजियन, मैं बात कर रहा हूं काओजू कोजियन नाम की एक गुफा है, यहां से आग के प्रमाण मिले। लेकिन आग वहां पर अचानक, मतलब ये समझिए नियमित रूप से इनको जानकारी नहीं थी कि आग को जलाते कैसे, आग का इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में इनको कोई समझ नहीं थी। मतलब आग की खोज हो चुकी थी लेकिन उस आग का नियमित रूप से इस्तेमाल करना यहां पर सीखे। तो यहां पर आग को नियमित रूप से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मांस को पकाकर खा सकते हैं, कैसे सर्दी में अपने शरीर को ताप दे सकते हैं, कैसे जंगल में जो भयंकर जानवर हैं उन जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, है ना। ये सारे जो नियमीकरण है आग का ठीक से इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल ये यहाँ आते आते सीख चुके थे। और इस कालखंड में चूंकि कृषि वगैरह, मैंने आपको बताया कि कृषि वगैरह यहाँ पर करना सीख चुके हैं, पालतू पशु बना लिए हैं। तो जब पालतू पशु बना लिए तो अब पशुओं को उन्होंने क्या करा, एक लकड़ी की, मतलब एक प्रकार की गाड़ी बनाई, उस गाड़ी में उसमें क्या लगाए, पहिए। तो कहने का ये मतलब है कि पहिए की जो खोज है वो आपके काल में देखने को मिलती है, नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। तो आपसे बोला जाए आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में। आग की नियमित रूप से इस्तेमाल करना कब सीखे, मध्यपाषाण काल में। और जो पहिए की खोज कब हुई है वो आपकी हुई है नवपाषाण काल में। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब सवाल ये आया कि इतनी सारी बातें मैं इस कालखंड को लेकर कर रहा हूं, इतनी सारी बातें मैं इस कालखंड को लेकर कर रहा हूं, तो इस कालखंड में क्या मैं किस आधार पे ये बातें बता पा रहा हूं कि ऐसा सा रहा होगा। तो भाई हमारे इतिहासकारों को जो भी पुरातत्वविद्ता है उनको कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य मिले, कुछ ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए जिनका उन्होंने अध्ययन किया और इस कालखंड का विवरण आप सभी को अपने बुक्स के माध्यम से समझाया है। तो भाई पुरापाषाण काल की अगर हम लोग बात करने लगे तो पुरापाषाण काल जो है, इस पुरापाषाण काल में भी और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए। उन स्थल में कुछ ऐसे पुरातात्विक चीजें, कुछ पुरानी चीजें, उस काल से जुड़ी हुई चीजें उपलब्ध हुई जिनका अध्ययन किया गया और उसके अध्ययन के अनुरूप एक इतिहास क्या रहा होगा उसको समझने का प्रयास किया गया। तो महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पुरापाषाण काल से भीमबेटका की गुफाएं, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये गुफाएं कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में। और किस नदी के पास में है, कौन सी नदी के पास में है, नर्मदा नदी के पास में। आप याद रखेंगे ये प्रश्न में पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाएं कौन सी नदी के पास पड़ती है, नर्मदा नदी के पास। या भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है नर्मदा नदी के पास में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहां से चित्रकारी के प्रमाण मिले। चित्रकारी के प्रमाण का मतलब है कि वहां की गुफाओं के जो दीवारें हैं उन दीवारों पर सूअर की पेंटिंग बना देना, एक सींग वाले गेंडा बना देना। मतलब कहने का मतलब है कि जैसा कुछ उन्होंने देखा तो उसकी चित्रकारी की। और विशेषता क्या है इस भीमबेटका की कि यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है वो चित्रकारी तीनों कालखंड से जुड़ी हुई है। तीनों कालखंड से, तीनों कालखंड का मतलब है पुरापाषाण काल के लोगों ने भी यहाँ पे चित्रकारी की है, मध्यपाषाण काल के जो सभ्यता रही होगी उसने भी चित्रकारी की है, और नवपाषाण काल के रहे होंगे उसने भी चित्रकारी की है। इस चीज का अध्ययन करके पता चला कि भीमबेटका में गुफा में जो भी चित्रकारी हुई है उसका संबंध तीनों कालखंड से देखा गया है।
ठीक है। तो चित्रकाली के अलावा दूसरा प्रमाण क्या मिला है? दूसरा प्रमाण मिला है हथनौरा एक जगह है। हथनौरा जगह है कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हथनौरा एक जगह है और जहां पर एक नदी है नर्मदा नदी, जो मैंने अभी ऊपर बात करी। तो नर्मदा नदी से क्या हुआ? नर्मदा नदी से मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला है। मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला है, जिसका अध्ययन करने पर पाया गया कि वो पुरा पाषाण काल की है। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी खोपड़ी है ये। तो कहने का मतलब ये निकला कि हमने भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, जो कि नर्मदा नदी के पास पड़ती है, यहां से चित्रकारी के हमें साक्ष्य मिले। और हथनौरा एमपी से, जो कि नर्मदा नदी वहां पर है, वहां से हमें मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। और जिस आधार पर हमने क्या करा, जिस आधार पर हम ये तय कर पाए कि यहां पर इस कालखंड से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन कर पाए। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं, यहां पर जो मानव का अस्थि पंजर का मतलब है पूरे ढांचा शरीर का अलग अलग है ना। तो अस्थि पंजर के जो साक्ष्य है, अस्थि पंजर की बात कर रहा हूं मैं, तो अस्थि पंजर के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले प्रतापगढ़ में प्राप्त हुए। कहां प्राप्त हुए? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहां पड़ता है? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सबसे पहले अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले। इसके अलावा आप देखेंगे एक जगह है मैदहा और एक जगह है सराय नाहराय, तो यहां से भी अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैदहा और भी किसी चीज के लिए भी जाना जाता है। तो किस चीज के लिए जाना जाता है भाई? मैदा जो है वो हड्डी से निर्मित आभूषण के लिए भी जाना जाता है। आपसे बोला जाए हड्डी से निर्मित आभूषण जिसका संबंध कहां से है? मध्य पाषाण काल से है, तो वो कौन सी जगह? तो मैदहा। तो याद रखेंगे अस्थि पंजर के प्रमाण प्रतापगढ़ यूपी, मैदहा और सराय नाहराई से प्राप्त हुआ है। और मैदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण, अर्थात सींग विंग है, उनकी हड्डियां हैं, उनसे आभूषण बनाकर उस कालखंड के लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसकी जानकारी मैदा नामक स्थल से भी प्राप्त हुई है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बागौर है राजस्थान में, बागौर है राजस्थान में। और यहां पर बागौर के अलावा मैं बात करूं आदमगढ़ की, तो आदमगढ़ है ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में। तो बागौर और आदमगढ़ ये दो जगह है से वहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले। मतलब कई सारे पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हुए बागौर राजस्थान से, आदमगढ़ एमपी से। तो इससे ये पता चला कि हाँ, मध्य पाषाण काल के लोग जो हैं वो पशुपालन की समझ रखते थे। और एक जगह है चौपानी मांडो। क्या नाम है? चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो जो जगह है ये यूपी में पड़ती है। और यहाँ से मृद भांड की जानकारी हुई है। मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे वो लोग, तो इसकी जानकारी चौपानी मांडो यूपी से प्राप्त हुई है। ठीक है। और यहाँ पर एक जगह और आप याद रख सकते हैं, वो जगह याद रख सकते हैं दमदमा। कौन सी जगह? मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। यहां पर एक जगह आप याद रखेंगे दमदमा। कौन सी? दमदमा। तो दमदमा का संबंध भी मध्य पाषाण काल से है। तो दमदमा से क्या मिला है? दमदमा से मिला है कि एक ही कब्र में ठीक है, तीन मानव कंकाल, मतलब तीन मानव कंकाल का मतलब है तीन लोगों को, उनके मानव शरीरों को एक ही कब्र में दफनाने का जो मतलब जानकारी प्राप्त हुई है वो दमदमा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? दमदमा से। तो याद रखेंगे अस्थि पंजर का जो प्रमाण है प्रतापगढ़ से, ठीक है, मैदहा से, सराय नाहरा से, दमदमा से, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल का, आदमगढ़ एमपी, बागौर राजस्थान, वहां से हमें पशुपालन का। और वहीं पर हम अगर आगे बढ़े तो चौपानी मांडो है यूपी में, जहां से हमें मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं हम बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल की मैं थोड़ा सा स्पेस कर ले रहा हूं और मैं नव पाषाण काल का जो डाटा है वो यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं ये वाला हिस्सा। तो जो नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो नव पाषाण काल में सबसे जो जगह है वो आपको याद होना चाहिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान के आसपास का एरिया, तो वहां से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपसे बोला जाए कि कृषि के सबसे पहले साक्ष्य किस स्थान से मिले, सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। और साथ ही साथ कृषि के साक्ष्य के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो स्थायी बस्तियां हैं या स्थायी निवास है, स्थायी निवास के प्रमाण भी बस्तियों के रूप में मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर एक जगह है कोल्डी हवा। कौन सी जगह है? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? ये भी यूपी में है, यूपी के प्रयागराज। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जो इसका नाम प्रयागराज हो गया है अब, पहले भी प्रयागराज ही था शुरू में। तो कोल्डी हवा यूपी से, यहां से हमें किस चीज के, यहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं कि वहां के लोग चावल का भी इस्तेमाल करना, चावल को फसल के रूप में उगाना जानते थे। तो आपसे बोला जाए कोल्डी हवा क्यों फेमस है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। ठीक है। और भी मैं आपको बता दूं, यहां पर एक जगह है आपकी, कौन सी? संगन कल्लू। कौन सी जगह है? संगन कल्लू। संगन कल्लू। और संगन कल्लू से क्या प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू से राख का टीला मिला है। किसका? राख का टीला, मतलब ढेर सारी राख टीला बनाकर एक ही जगह पर इकट्ठी है। तो संगन कल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करने लगे तो यहां पर एक जगह है बुर्ज होम और गुफा कराल। ये पड़ती है कश्मीर के अंदर। कहां पड़ती है? कश्मीर के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक जगह है बुर्ज होम। कौन सी? बुर्ज होम। और एक जगह है गुफ कराल। कौन सी? गुफ कराल। तो ये जगह पड़ती है कश्मीर में। कहां पड़ती है? कश्मीर में। तो यहां से आप देखेंगे तो गर्तवास की, वहां के लोग गड्ढे में निवास किया करते थे। मृद भांड प्राप्त हुआ है, मतलब इससे पता चलता है कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और वहां पर पशुपालन का साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य के अलावा हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। हड्डी से निर्मित उपकरण का मतलब है औजार से। उपकरण का क्या मतलब है? औजार से। तो आप याद रखेंगे गर्तवास, मृदभांड और जो हड्डी के औजार हैं, हड्डी के औजार वो हमें कहां से मिले? बुर्ज होम, गुफा कराल से मिले। तो कश्मीर में गर्तवास मतलब गड्ढे में निवास किया करते थे, मृदभांड मिट्टी के बर्तन और पशुपालन का के रूप में, और हड्डी के औजार हमें बुर्ज होम और गुफा कराल से प्राप्त हुए। साथ ही साथ आप याद रखेंगे बुर्ज होम को स्पेशली कि यहां पर कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रचलन था। कुत्ते को दफनाने का प्रचलन देखने को मिलता है। तो मानव के साथ एक ही कब्र में कुत्ते को दफनाने के बारे में जानकारी हमें किस स्थल से प्राप्त होती है? बुर्ज होम से। और बुर्ज होम का स्थान, बुर्ज होम का जो संबंध है वो कहां से? कश्मीर से। तो याद रखेंगे आप बुर्ज होम और गुफा कराल से गर्तवास, मृदभांड, पशुपालन, हड्डी के औजार और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य है वो कहां से मिले? वो आपको मिले बुर्ज होम से। ठीक है। और यहीं पर एक जगह है चिर्रांत। कौन सी जगह? चिर्रांत। ये कहां पर है? बिहार में। एक जगह है चिर्रांत। चिर्रांत कहां पर है भाई? चिर्रांत है आपकी बिहार में। तो चिर्रांत बिहार में, यहां से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड्डी के उपकरण ये किससे बना होते थे? हिरण के सींगों से। मतलब जो हिरण है, हिरण के सींगों से निर्मित हमें बहुत ज्यादा हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ चुके कि भाई राख का टीला संगन कल्लू से। ठीक है। और हमारा जो बुर्ज होम है या हमारा गुफा कराल है, वहां से हमें कई साक्ष्य मिले। ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि हमें कई जगह से इस प्रकार से साक्ष्य जो है वो देखने को प्राप्त हुए। ठीक है। तो ये इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों से हम कहीं ना कहीं अध्ययन कर पाए और इतिहास को अलग अलग भागों में तोड़ पाए। ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कि ऐसे कौन कौन से स्थल हैं। ठीक है। तो मतलब इसके बाद एक आप देखेंगे एक सभ्यता, उसका नाम है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब है कि जिस युग में तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जिस काल में हुआ करता था उस कालखंड को हम पढ़ेंगे। चलिए इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं ना, बात के चक्कर में नहीं रहेंगे। और फिर इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है।
तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये इतिहास जो है वो इतिहास हमारा हो गया किसका, पाषाण काल का। यहाँ से आप इतना ही तैयार कर लीजिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसी से आपका काम चल जाएगा आपके एग्जाम में, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है भाई। क्योंकि मैं आपसे कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार का जो कुछ भी बन सकता है मैं आपको उपलब्ध कराऊं, ठीक है। तो अब हम लोग इसी लेक्चर में एक चीज कवर कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और फिर आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है ताम्र पाषाण काल। क्या नाम है? ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल की बात करें हम, तो ताम्र पाषाण काल नाम क्यों पड़ा आप समझ सकते हैं भाई। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, तांबा मतलब कॉपर, है ना। तांबे का बहुतायत प्रयोग हुआ करता था। बहुतायत प्रयोग का मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो उनमें तांबे की उपलब्धता मिली है। तो इससे ये पता चला कि ये जो ताम्र पाषाण काल है इसमें तांबे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, इसीलिए इस संस्कृति का या इस सभ्यता का नाम पड़ा ताम्र पाषाण काल, ठीक है। एक आपका बिहार का पीएससी मतलब बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, बिहार का पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, तो वहां पर पूछा गया था कि भाई चल कोलिथिक काल किसे कहा जाता है। तो चल कोलिथिक काल भी हम ताम्र पाषाण काल को ही कहते हैं। तो ताम्र पाषाण काल को ही हम क्या कहते हैं? चल कोलिथिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी जानकारी हमें हो चुकी है। इसी जानकारी को अब हम बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए हम लोग ताम्र पाषाण काल को समझते हैं। तो ताम्र पाषाण काल को समझने के लिए आपको यहाँ पर भी आपको कई संस्कृतियाँ, कई सभ्यताएं देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो संस्कृतियाँ हैं वो हमारी संस्कृति है। 4 संस्कृतियों में उसको पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बनास संस्कृति या आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, ठीक है। तो बनास या आहार जो संस्कृति है इसके बारे में जो साक्ष्य हैं वो हमें राजस्थान से मिले। कहाँ से मिले? राजस्थान से। मतलब राजस्थान से हमें एक बनास या आहार संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस बनास या आहार संस्कृति की विशेषता ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पत्थर के घर बनाकर रहा करते थे। वो कैसे घरों में रहते थे? पत्थर के घरों में निवास किया करते थे। पहली बात तो हमें जानकारी यहाँ से मिलती है कि इस कालखंड के जो लोग हैं वो पत्थर के घर बनाकर निवास किया करते थे। और इस कालखंड में इतना ज्यादा तांबे का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस प्रकार की संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछा जाए ताम्रवती किसे कहा जाता है, तो बनास या आहार संस्कृति को कहा जाता है। पत्थर के घरों में निवास किस संस्कृति के लोग रहा करते थे? बनास या आहार संस्कृति। बनास या आहार संस्कृति का जो संबंध है वो कहां से है? वो राजस्थान से है, ठीक है। यहीं पर एक जगह है, यहीं पर एक जगह मिली है गिलुंद से क्या मिला? पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले। पकी हुई जो ईंटें हैं इन ईंटों का साक्ष्य। तो आपसे बोला जाए पकी हुई ईंटों का साक्ष्य किस स्थल से मिला? गिलुंद से। और साथ ही साथ तांबे की कुल्हाड़ी है, तो तांबे की कुल्हाड़ी का जो प्रमाण मिला है वो भी हमें इसी स्थल से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ चादर के अलावा जो चूड़ियां होती हैं, चादर है, चूड़ियां हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो हमें बनास और आहार संस्कृति से प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट संस्कृति की अगर बात करें तो उसका तो संबंध अपना राजस्थान से था। एक अगली संस्कृति की बात करें तो उसका नाम है कायथा संस्कृति। क्या है? कायथा संस्कृति। तो कायथा संस्कृति का जो संबंध है वो सीधे मध्य प्रदेश से है। मतलब मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कायथा संस्कृति से हमें एक जगह कायथा, वहां से हमें मृदभांड मिले। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, ठीक है। लेकिन मिट्टी के बर्तन साधारण बर्तन थे, बहुत उत्कृष्ट या विशिष्ट प्रकार के बर्तन नहीं थे। तो मृदभांड की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कायदा से और कायथा से। और कायथा में एक जगह है एरण। क्या जगह है? एरण। और एरण से एक अभिलेख मिला है हमें, उसका नाम है एरण अभिलेख। और एरण अभिलेख के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह पता चलता है कि इस कालखंड में भी सती प्रथा का रोल था, ठीक है। एरण अभिलेख जो है, एरण अभिलेख में इस कायथा संस्कृति को लेकर बात की गई है और बताया गया है, कुछ ऐसी जानकारी वहां देखने को मिलती है कि वहां पर भी सती प्रथा का रोल रहा होगा।
तो जो कायथा संस्कृति है इसका संबंध कहां से, एमपी से। ठीक है, ऐसे हम 2 संस्कृति को और बात कर लेते हैं और फिर हमारा ताम्रपाषाण काल भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, इतनी जानकारी जुटानी है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना आप ढंग से याद करते चलिए। डेली एक वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा हर एक चैप्टर की, और ऐसे धीरे धीरे हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक संस्कृति आपको मिलती है मालवा संस्कृति। कौन सी, मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति से मैं बात बताऊं आपको, तो एक जगह है मालवा, और यहाँ से भी मृदभांड मिले, लेकिन मृदभांड कैसे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अनोखे प्रकार के हैं, उत्कृष्ट हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही विशिष्ट क्वालिटी के मृदभांडों की जानकारी हमें मालवा से प्राप्त हुई है। और साथ साथ यहाँ पर एक जगह है नाबदा टोली। नाबदा टोली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाबदा टोली एक जगह है, ये कहाँ पर है, ये आपकी, ये भी एमपी में है, ये भी कहां पर है, एमपी में। और यहां से आप याद रखिएगा अनाज के साक्ष्य, अनाज के साक्ष्य, अनाज के जो साक्ष्य हैं वो अनाज के साक्ष्य हमें नाबदा टोली से मिले। और नाबदा टोली का उत्खनन किसने करा, उत्खनन का मतलब खुदाई का काम किसने करवाया होगा, तो वो है एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया। तो याद रखेंगे एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन कराया था। ठीक है, नाबदा टोली का, जहां से हमें अनाज के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और मालवा संस्कृति में जो मालवा जगह है वहां से मृदभांड मिले हैं जो कि काफी उत्कृष्ट क्वालिटी के हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक आखिरी संस्कृति को हम लोग पढ़ लेते हैं, जोरबे संस्कृति। क्या पढ़ लेते हैं, जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति के लोग काफी पाखंड और अंधविश्वासी थे। इसके बारे में एक जानकारी ये मिलती है कि जो जोरबे संस्कृति के लोग हैं, यहाँ के अगर किसी वयस्क व्यक्ति की, किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वयस्क व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके ये क्या करते थे, पैरों को काट दिया करते थे, पैरों को काटकर दफनाया करते थे, मतलब पैरों को काटकर दफनाया करते थे। ये विश्वास था कि वो अगर पैरों को काटकर नहीं दफनाया तो वो वयस्क व्यक्ति, जवान व्यक्ति भूत बन जाएगा, है ना। ऐसी परंपरा देखने को वहां के संस्कृति में मिलती है। तो मतलब जोरबे संस्कृति से कि बेस्ट जो व्यक्ति है उसके मृत्यु पर उसके पैरों को काटकर उसको दफनाया जाता था, ऐसे देखने को मिलता है। और यहीं पर एक जगह है, ठीक है, दैमाबाद। कौन सी जगह, दैमाबाद। और दैमाबाद का जो संबंध है, ठीक है, तो दैमाबाद जो स्थल है, तो ये दैमाबाद से आप ये समझिए कि काफी कुछ मिला है। काफी कुछ क्या मिला, देखिए दैमाबाद सामान्यतः ये आपका मेरठ साइड पढ़ना चाहिए। तो ये दैमाबाद से हाथी, गेंडा और भैंसा और मानव की, मतलब रथ चलाते हुए व्यक्ति की आकृति, रथ चलाते मानव की आकृति, इनके बारे में जो साक्ष्य है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो वस्तुएं किससे मिलकर तैयार हुई हैं, कांस्य की। कांस्य की मतलब कांस्य से। अब देखो भाई, तांबे की खोज हो गई, तांबे की खोज के बाद कांस्य का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब इस संस्कृति में लोग काफी मतलब मेटलर्जी का नॉलेज रखते थे, धातु कर्म का रखते थे, है ना, कि 2 धातुओं को मिलाएंगे तब तीसरी धातु बनेगी। अब आपको पता है कांसा जो है ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। मतलब मेटलर्जी की अच्छी खासी समझ थी इन लोगों को, है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ पर दैमाबाद से हाथी, गेंडा, भैंसा और रथ चलाते मानव की आकृति प्राप्त हुई है। और कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो वस्तुएं किसकी हैं, कांसे से निर्मित है। यहीं पर एक जगह है इनाम गांव। क्या नाम है, इनाम गांव। तो इनाम गांव जो जगह है, इस इनाम गांव जगह से आप ये समझिए कि ताम्रपाषाण बस्तियां मिली हैं। मतलब ऐसी बस्तियां मिली हैं जो तांबे और पत्थर के निर्माण से तैयार हुई हैं। और स्पेशलिटी ये है कि ये खाई से घिरी थी, खाई से घिरी हुई और किलेबंदी थी, चारों तरफ किलेबंदी थी, जिससे जानवर या जो भी आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी हैं उससे इस बस्ती को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये सारी चीजें हमें ताम्रपाषाण काल से प्राप्त होती है। अब बात आ जाती है ताम्रपाषाण की विशेषता की बात।
तो विशेषता में मैं आप लिख सकते हैं कि इस कालखंड के जो लोग हैं वो कृषि समाज के लोग थे, मतलब कृषि वगैरह करना जानते थे। और संस्कृति इनकी कैसी मिलती है, ग्रामीण संस्कृति मिलती है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिसको हम इनको शहरी लोग कह दें, तो शहरी संस्कृति हम इनको नहीं कह सकते। दूसरी चीज, कई प्रकार के ऐसे प्रमाण मिले जिनसे ये पता चलता है कि ये सब पूजा पाठ करते थे और किसके उपासक थे, मातृदेवी के, मतलब मातृदेवी के अर्थात जो धरती माँ है उनके उपासक थे, उनकी ये पूजा पाठ किया करते थे। और यहाँ पर भी व्यापार हुआ करता था, लेकिन व्यापार कैसे हुआ करता था, बस्तियों में। तो बस्तियों के रूप में, बस्तियों में व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो कहाँ देखने को मिल सकती है, बस्तियों के रूप में। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी विशेषता है। और एक बात ये है, यहाँ से किसी इन्हें पता चलता है इन्हें किसी लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, और लिपि का ज्ञान नहीं था और ना लेखन का ज्ञान था। लिपि और लेखन की नॉलेज भी इस कालखंड के लोगों को नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।